तो 8वें इस तिब्बत समर्थक समूह के सम्मेलन में आए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, सबका वंदन करता हूं। यहाँ पर अलग अलग विचार को मानने वाली संस्थाएं हैं, लेकिन तिब्बत के विषय पर एकमत होने वाली भी सारी संस्थाएं यहाँ उपस्थित हैं। ये भारत और भारतीयों की खूबसूरती है कि हम तिब्बत को अपना मानते हैं, तिब्बतियों को अपना मानते हैं। तिब्बती भाई बहन वे हमारा उनके साथ में आज का नहीं अनादिकाल से संबंध है। हमारा संबंध अगर रहा है तो वो तिब्बती भाई बहनों के साथ रहा है, तिब्बत के साथ रहा है। तिब्बत के साथ हमारे पुरातन काल से संबंध हैं। तिब्बत के साथ हमारे रोटी बेटी के संबंध हैं, तिब्बत के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, तिब्बत के साथ हमारे व्यापारिक संबंध रहे हैं। तो इसलिए हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई भाई है तो वह तिब्बत है। और यह आवाज़ केवल इस बंद हॉल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, यह आवाज़ इस हॉल से निकल करके चाइना तक जानी चाहिए। बाकी अतिथि हमारे समय पर आते रहेंगे, तो मैं कार्यक्रम को, इस सम्मेलन को विधिवत रूप से प्रारंभ करने के लिए आदरणीय अतिथियों को मैं निवेदन करता हूं कि वे दीप प्रज्वलन करके आज के इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम यहाँ पर अपने राष्ट्रगान के लिए खड़े होकर के सामूहिक रूप से पहले भारतीय राष्ट्रगान बोलेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे। अब तिब्बती राष्ट्रगीत के लिए jag heb ze begelo check ni. Si je ben de gochunwete, top de sambe no bena. Denze non ze gache gongwegu, tile ke ro soge doje kamso denbe. 조규 참새경 남그 가와갸제 유바올라레 벤조데시 나다게 벤조즈 가슴기 슐라디기조데사베경 주시기 배율다도 조조게 배sam리양 배기고 시대 벨라조 벤조된시가 제니유기 다시유나 봄도도웨시 나주문 배율레 개교지 धन्यवाद। तुझे नाम जय भारत, जय भारत।
भारत तिब्बत मैत्री जिंदाबाद। भारत तिब्बत मैत्री। अब मैं अतिथियों को निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अब मैं सभी को निवेदन करता हूं कि भारतीय और तिब्बती शहीदों के लिए 1 मिनट का हम सभी खड़े होकर के मौन रखेंगे। अपने स्थान पर हम सभी खड़े हो जाएं। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ उपस्थित पूरे देश भर से आए हुए सभी तिब्बत समर्थक बंधुओं, मातृशक्ति, युवा साथियों, कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज, ये एक ऐसी ये संस्था नहीं है, लेकिन संस्थाओं को साथ लेकर के चलने वाली एक ऐसी इकाई है जो तिब्बत के मूवमेंट को पूरे भारत में आगे बढ़ाने का काम करती है। और इसके द्वारा ही तय किए हुए जो भी निर्णय होते हैं उसको सभी तिब्बत समर्थक समूह मानते हैं। और पूरे देश भर में किस प्रकार आम जनमानस के बीच में जाकर के इस विषय को आगे बढ़ाना है, लोगों में जागरूकता फैलानी है, तिब्बत के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और तिब्बत में किस प्रकार तिब्बतियों पर अत्याचार हुए, किस प्रकार उनको अपना देश छोड़ना पड़ा, इस प्रकार की तमाम बातों को लेकर के लोगों को जागरूक करने का काम ये कोर ग्रुप के माध्यम से बाकी तिब्बत समर्थक समूह, विभिन्न संस्थाएं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे देश भर में करती हैं। तो मैं आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में अपने राष्ट्रीय संयोजक, नेशनल कन्वीनर आदरणीय RK खिरमे जी, जो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, पूर्व में अरुणाचल सरकार में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं और तिब्बत के विषय पर आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में वेलकम स्पीच के लिए, स्वागत भाषण के लिए आदरणीय RK खिरमे जी। हम सभी तालियों से स्वागत करें और ये कहना नहीं पड़े, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, सुप्रभात एंड तस्दिलक। श्रीमान पेपर सिंह जी, ऑनरेबल सिक्योंग सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन, श्रीमती डोलमा यारी जी, यहाँ के मंत्री, इनके जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट सिक्योरिटी, यहाँ आए हुए जितने भी हमारे जो कोर ग्रुप के मेंबर्स,
नेशनल को कन्वीनर्स है और जो तिब्बत सपोर्ट ग्रुप का जितना समूह का जितना जो ऑफिस बेयर प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरीज है, बाकी जितने भी जो यहाँ आज उपस्थित पूरे देश भर से जितने जो आए हुए हैं आप और उपस्थित डेलीगेट्स, सबसे पहले तो आप लोगों को, आप सभी को पता है कि जब हम लोग का शुरुआत में मीटिंग वगैरह हुआ, क्योंकि इस दफ़ा ये 4 प्रोग्राम एक साथ, मैं जब 12 सितंबर में यहाँ आया था इनके तिब्बत का डेमोक्रेसी डे को बना रहे थे, तो उसमें मुझे शामिल होने के लिए जब मैं आया था, ऑनरेबल सिक्योंगला सिपेम्बा सिंह ने मुझे कहा कि इस दफ़ा इस महीने में सबसे पहले स्पेशल इंटरनेशनल तिब्बत सपोर्ट ग्रुप का कॉन्फ्रेंस होंगे और उसके बाद अपराइजिंग डे का 10 मार्च में मनाया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने मुझे ये कहा था कि यहाँ ये इस दफ़ा उन्होंने फैसला किया है कि हमारे जो जितने जो कोर ग्रुप का रीजनल कन्वीनर्स है या रीजनल कन्वीनर है, नेशनल को कन्वीनर्स है, आप लोगों को भी यहाँ उपस्थित होना बहुत ही असर है क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। उसी तरह से हम लोगों ने फिर तय किया है कि तब तो अगर यही हो रहा है तो हम लोगों का जो ट्रेनियल एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, 3 साल में तिब्बत सपोर्ट ग्रुप का जो कॉन्फ्रेंस होता है, यहाँ जब हम लोग आ ही रहा है तो साथ साथ हो जाने से ठीक है, इसलिए हमने यहाँ में इसको यहाँ रखा था। और 20 में फिर आपको सबको पता है कि 12 अक्टूबर को हम लोगों का दिल्ली में एक जॉइंट मीटिंग हुआ था जिसमें कोर ग्रुप और तिब्बत सपोर्ट ग्रुप का जितना जो प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफिस बेयरर्स का बीच में एक मीटिंग हुआ था। वहाँ हम लोगों के बीच में एक चर्चा हुआ है कि पौन पूज्य दलाई लामा जी को हिंदुस्तानी की ओर से कोर ग्रुप एक, क्या हम लोग का उनका लंबा आयु का प्रार्थना एक पूजा कर सकते हैं क्या? तो आप लोगों ने सभी ने सब सहमति से कहा कि हाँ ये होना चाहिए। तो तब हम लोग ने सोचा कि अगर तब उसके बाद मैं और दिल्ली के जो हिज होलीनेस का रिप्रेजेंटेटिव है ब्यूरो ऑफिस में, श्री जिग्मे जुगले जी, हम दोनों यहाँ धर्मशाला में आए और धर्मशाला में आके फिर हिज होलीनेस को हम लोगों ने एक पत्र भेज किया। वहाँ ये लिखा कि हम लोग एक आपको लॉन्ग लाइफ का पूजा, आपकी दीर्घ आयु के लिए हम लोग एक पूजा अर्पण करना चाहते हैं और हमें कृपा करें कि हमें भी एक डेट तय कर दे कि वो हमें दें। और बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगा, पहले तो काफ़ी बातें चला, बहुत ज़्यादा दिन लगा, बहुत जल्द ही यहाँ से खबर आ गया कि आपको हम लोग 11 तारीख को तय करते हैं, 11 तारीख देते हैं। अब वो 11 तारीख देने के बाद उसके बाद तो फिर वो अच्छा हो गया। फिर हमने सोचा कि 7 से 9 तारीख तक इंटरनेशनल स्पेशल कॉन्फ्रेंस है, 10 तारीख को जो अपराइजिंग डे है तिब्बत का, 11 तारीख को तेंशुक हो गया और 12-13 को फिर हम लोग ये हमारे जो ट्रेनियल जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है हम लोग धर्मशाला में ही रख लेते हैं। तो इसलिए ये मीटिंग आज धर्मशाला में आया हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस भी काफ़ी चेंजेस हुआ है। और फिर दोबारा एक दफ़ा फिर फाइनलाइजेशन करने के लिए फिर मैं यहाँ आया, मेरे ख्याल में नवंबर महीने में जब यहाँ आया था कि यहाँ पूरा एकोमोडेशन वगैरह देखना है, सब कुछ करना है। और तब तक तो डेट भी यहाँ से तय हो गया है। फिर हम लोग ने यहाँ प्राइवेट ऑफिस में इनके चीफ सेक्रेटरी मिस्टर तेनजिंग तागला जी के साथ में मुलाकात भी हुआ।
तब हमें कहा कि उन्होंने कि हमारा 11 तारीख को तेसुक होने के बाद 12 तारीख को हम लोगों का आशीर्वाद होगा, जो कल हुआ है। तो हम लोगों ने तब प्रोग्राम इसलिए बनाया था कि हमारा जो कोर ग्रुप का जो कन्वीनर्स है, रीजनल कन्वीनर्स है या जो नेशनल को कन्वीनर्स है, आप लोग 6 तारीख को यहाँ आना है, 7, 8, 9 अटेंड करके 10 को भी अटेंड करना है, और 11 से 11 तो हम लोग का तेसुक है ही है, और 12, 13 हम लोग प्रोग्राम 12 तारीख को जब हमारा आशीर्वाद मॉर्निंग होगा तो आफ्टरनून से हम लोग इनागुरेशन सेशन करेंगे। ये पहले हम लोग ने रखा था, और खबर भी आप लोगों को आपको हम लोग ने इसी तरह से खबर भी दे दिया था कि ये हमारा प्रोग्राम होगा, और 14 तारीख को जाके हम लोगों का प्रोग्राम खत्म होगा। हमारा जो समापन जो अधिवेशन होगा वो 14 तारीख मॉर्निंग होगा। ये पहले का प्रोग्राम था। अभी फिलहाल में यहाँ आने के पहले फिर हम लोग, मेरे ख्याल में ये पिछली महीने में यहाँ फिर आया था 26 जनवरी को, मुझे याद है 26 जनवरी को फाइनलाइज, पूरा टोटल फाइनलाइज करने के लिए जब आया था, तब हमको ये कहा गया कि, और इसी तरह से यहाँ में जो चीफ गेस्ट बनाने के लिए सबको चिट्ठी विट्ठी भी चला गया, सब कुछ हो गया। तो तब कहा फिर वो यहाँ से प्राइवेट ऑफिस ने हमें कहा कि नहीं, हम लोग कोशिश, ये हम लोग का तय है कि 11 तारीख को तेंसु के दिन में किसी को इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेंगे। आपके जो तिब्बत सपोर्ट ग्रुप के जितने जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, वो तेंसुक जो यहाँ उसमें ऑफर करने के बाद में आप ही लोग की को ही उसी दिन में पूरा ये आशीर्वाद में दिया जाएगा। तो फिर हम लोग इसीलिए जो आज आफ्टरनून में शुरू होने वाला जो है मॉर्निंग कराया, इस तरह से करा के अभी 2 दिन का है, जो 14 तारीख में ख़त्म होना था वो 12-13 को ख़त्म हो गए। मैं आप लोगों को और से सबको ये मैं आभार प्रकट करता हूँ, माननीय सिक्योंग जी को, पेम्बा सिंह जी को। पहले आपको तो मैंने आफ्टरनून के बारे में आपको सूचित किया था, आपने तभी भी हाँ किया, फिर चेंजेस किया, फिर आप पधारे। इसके लिए बहुत बहुत आपकी कृतज्ञता है हम लोग कि आपने हम लोगों का वर्क का इसका बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस रखा। सिमिलरली उसी तरह से श्रीमती डोलमा गैरी जी ने भी पहले वो हम लोग का आफ्टरनून में उसका इनॉग्रेशन था, तो अभी मॉर्निंग किया, तो मॉर्निंग में भी आपने भी पधारा है, बहुत अच्छा है, और इसीलिए आप लोग आए। तो और इससे हमारा इन चीज़ों को जो यहाँ के जो तिब्बत सपोर्ट ग्रुप के ओर से या यहाँ का सीटीए का वहाँ से किस तरह से एक्शन होता है वो एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा इशारा है, बहुत बड़ा सिग्नल है। आप देखिए, जितना आप हम लोगों का तिब्बत सपोर्ट ग्रुप का मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब कभी भी हम लोग यहाँ सीटीए के साथ में हम वो करते हैं, प्राइवेट ऑफिस में हम बात करते हैं, हमें बहुत तरह से प्यार मिलते हैं, बहुत तरह से सहमति मिलते हैं, बहुत तरह से सपोर्ट मिलते हैं। और उससे सबसे ज़्यादा कल तो बहुत बड़ा हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। हम लोगों का पहली दफ़ा इतिहास में भारतीयों ने परम पूज्य दलाई लामा जी को उनके लंबा आयु के लिए हम लोगों ने सब प्रार्थना का पूजा किया। उसके साथ साथ आशीर्वाद उन्होंने एक एक करके सबको आशीर्वाद दिया है। इससे हम लोगों का हौसला, मैं तो समझता हूँ कि हमारा 100 गुने आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ से आगे इस ऊर्जा के साथ जो कल जो ऊर्जा मिला है आप लोगों को मिला है, वो ऊर्जा आने वाले साल तक, कितने साल तक आगे जाना चाहिए। हमारी बात में जो लोग भी ज्वाइन करते हैं, कुछ करने के लिए आते हैं, तो ये हमें वो आगे इस तरह से देखिए, हिज होलीनेस ने कितना इस उम्र में भी हम लोगों को एक एक करके, हम लोगों ने एक्सक्लूसिवली तिब्बत सपोर्ट ग्रुप्स को कल उन्होंने दर्शन दिया, हम लोगों को पूजा उन्होंने स्वीकार किया। तो ये हम लोगों को याद रखने की बात है, और इसी ऊर्जा के साथ इसी काफ़ी हमारा हौसला बुलंद होना चाहिए। और आगे तिब्बत का जो मसला है, तिब्बत का जो इश्यू है, और तिब्बतियंस का भी जो कुछ भी यहाँ बैठा हुआ है, तो आप लोगों को उनको सहयोग करना, उनके लिए काम करना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम लोगों ने
एक काम भी मुझे बहुत खुशी है कि ये बात करने के लिए कि जितने हमारे जो यहाँ जो प्रांत प्रांत में जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो यूनिट्स है, उसमें भी जहाँ भी अभी हमने पिछली जब से तो हमने टेक ओवर किया है, तब से जहाँ स्वेटर वालों का जहाँ भी जिस जगह में उनका प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं, मुझे बड़ा खुश है कि आप लोग अपने अपने जगह में उसको मदद करते हैं, उसका सपोर्ट देते हैं, और आगे भी इस तरह से सपोर्ट जारी रखिए ताकि उससे हम लोगों का जो संबंध है वो बहुत ही मजबूती होगा। ये हम लोगों का एक इसमें जो एजेंडा आप लोगों के सामने रखा हुआ है, हम लोग का इसका उद्घाटन के बाद में फिर हमारे जो सत्र जो होगा 2 दिन का ही चलेगा, आज और कल रहेंगे, और सबको आप लोग यहाँ अलग अलग प्रांत से सबसे पहले तो ऑनरेबल सी क्योंगला पेपर सिंह जी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने मैंने जिस तरह से पहले कहा कि टाइम चेंज होने पर भी आप यहाँ पधारे आए, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट भी करता हूँ। उसी तरह से ही हमारा जो श्रीमती दोरमा ग्यारी जी को भी हम आभार प्रकट करना का चाहते हैं और स्वागत करना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ आए। और हमारा तीसरा था, हमारे हिंदुस्तानी का जो हमारा जो चरित्र है वो दिखाई देता है। हम लोग यहाँ आने में भी हम लोग भी देरी करते हैं। उसी तरह से हमारा वो मंत्री है, वो कहता है ये हिमाचल का, मेरे 3-4 दफ़ा पर्सनल भी बात हुआ उनके साथ, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके लिए आऊँगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, मेरे लिए मत आइए, आप हमारे वो है बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने बहुत कुछ बताया, और कल फिर लास्ट मिनट में मैं फाइनल इनको फिर टेलीफोन किया, फिर टेलीफोन में मिला, कह रहा कि अरे आपको तो आफ्टरनून था। अरे भाई साहब, मैंने आपको कहा है, पहले आफ्टरनून था तब भी आपके साथ आपने हाँ किया, तब आपका नाम डाला। उसके बाद जब इसको शिफ्ट किया गया, मॉर्निंग सेशन हो गया 2-3 दिन पहले, आपको बताया, आपके पीए ने कहा कि थोड़ा सा असुविधा है, तो फिर आपने कहा नहीं मैं तो आता हूँ, मैं क्यों नहीं आऊँगा, वो बहुत बड़ी बात है। वो उन्होंने इसी तरह से करके फिर नाम लगाया। कल जब बात किया तो कह रहा अरे आप, मैं तो आफ्टरनून सोचा। मेरे भाई साहब बाली जी, आपके साथ में ये मेरा ये बात जब हम लोग यहाँ का नाम लेते ऐसे हो रहा है तो बताइए। नहीं तो ठीक है उसको तो शांत होने से सब सुनाई देते हैं। तो इसी तरह से करके आप उसके लिए आप हमारे ऑनरेबल सी क्योंग एंड ऑनरेबल सिक्योरिटी का कालोन जो मंत्री हैं, आप लोग का आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग और से जो भी कोर ग्रुप, उनके कॉन्सेंट, उनके राजी खुशी होने के बाद ही हम लोग ने नाम चढ़ाया। ये नहीं कि कहीं हमने नाम चढ़ा के चिट्ठी दे दी, भूल गया, इस तरह से करके नहीं किया है। तो आया नहीं। बाकी फिर भी एक चीज़ तो बहुत अच्छी बात है, हमारे जहाँ तक तिब्बत सपोर्ट ग्रुप का इस तरह से एनुअल कॉन्फ्रेंस होते हैं, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि हमें संख्या से बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग आते हैं बहुत दिल से आना चाहिए, दिल से काम करना चाहिए। और मैं तो आज एक संकल्प आप लोगों को साथ में आज फंक्शन के बाद में संकल्प लेना चाहता हूँ कि आने वाले जो सालों में, 3 साल के बाद, मैं 3 साल टाइम दे रहा हूँ आपको, जब ये हम लोग एनुअल कॉन्फ्रेंस फिर आने वाले साल में करेंगे, राष्ट्रगीत हम लोग तिब्बती और हिंदुस्तानी हम लोग ही गाएंगे। आज जिससे से गाया सबने, सबको सीखना बहुत जरूरी है, बहुत सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत सालों से जुड़ा हुआ है। अभी मैं यहाँ अनुरोध भी करूँगा, जो आपके तिब्बती में लिखा हुआ है हमें हिंदी अनुवाद करके एक ऊपर दे दीजिए, अंग्रेजी भाषा में भी, या उसमें वो जो लिपि है अंग्रेजी की भी। आज संकल्प लेना पड़ेगा कि आने वाले हम लोग तो फिर रिहर्सल हमारा रहेगा, क्योंकि हम लोग तो एनुअल कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, ट्रिनियल कॉन्फ्रेंस तो जनरल एनुअल कॉन्फ्रेंस होते हैं। आने वाले 1 साल टाइम देते हैं आप लोग। आने वाले साल में हम लोग जब अपने आपस में बैठेंगे, इसको हम लोग जब सुनना चाहिए। फिर भारतीय तो जानते ही है, और तिब्बत के साथ में जब इस तरह से जुड़ा हुआ है, इसको आगे हम लोग इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं यही संकल्प लेना है, ये लेना है आज हमको। और
हाँ, एक बात भी ऐसा था कि मैं ऑनरेबल इसको सिक्योला को मैं तो फिर और भी एक चीज़ के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जब टाइम शिफ्ट हुआ तो आपका 2 एंगेजमेंट था मॉर्निंग, आज सुबह 9-10 बजे, उसके बाद में 11 बजे 2 एंगेजमेंट था। मैं आपको फिर वो यहाँ आके 6 तारीख को शाम को आपको अनुरोध किया, आपने फिर दोनों प्रोग्राम ख़त्म करके फिर हमारे यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत के साथ आभार प्रकट करता हूँ। और पूरे देश से जितने भी जो आप हमारे जो तिब्बत सपोर्ट ग्रुप का जो लोग जो आज आए हुए हैं, अलग अलग का जो ग्रुप्स है, सब भी आए हुए यहाँ में। नेशनल लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल लेवल का भी है और लोकल लेवल का भी है, और हम सबको ही बराबर स्तर में हम इसी तरह से देखते हैं। ये नहीं कि आप लोकल लेवल में 4-5 लोग हैं, नहीं, हमें लोकल से, वैसे तो फैमिली से हर एक बात को शुरू होता है, तब जाके लोकली कम्युनिटी में होते हैं, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, उसके बाद जिला में आते हैं, उसके बाद में स्टेट में आते हैं, तब देश में एक ओपिनियन बना जाता है। तो इसलिए आप लोगों को पुनः एक दफ़ा मैं सबको यहाँ स्वागत करते हुए हिज होलीनेस का सबसे पहले तो यहाँ में जो कल जो लंबा आयु जो हम लोगों ने प्रार्थना किया है, इसी तरह से हम लोग फिर प्रार्थना करते हैं कि आपका लंबा आयु हो, और हम तो यही आशा करते हैं, यही प्रार्थना करेंगे कि आपके इसी जीवन काल में ही आपका चरण एक दफ़ा, आपका पवित्र चरण एक दफ़ा तिब्बत में लगा सकने से हम लोगों को ऊपर ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। इस दृष्टि में हम लोग को आगे बढ़ना है। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं समाप्त करूँ। जय हिंद एंड जय तिब्बत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर.के. खिरमे जी, आपने बहुत ही अच्छे से अपना स्वागत भाषण रखा और इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी भी हम सबको दी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज की अतिथि, निर्वासित तिब्बत सरकार की रक्षा मंत्री हमारी बड़ी दीदी आदरणीय गैरी डोलमा जी को, कि वे आज इस 8वें तिब्बत समर्थक समूह के सम्मेलन में हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय गैरी डोलमा जी। आप सबको नमस्कार। और मैं यह कहना चाहूंगी, बारिश हो या तूफान, बढ़ेंगे हम आगे, झुकेंगे कभी नहीं ना हम। और जिस तरह आज अभी उद्घाटन के समय बिजली चली गई, जब बिजली गई तो मैंने सोचा कि शायद कार्यक्रम को जो है थोड़ा सा होल्ड किया जाएगा। फिर भी अपना चेयरमैन साहब खिरमे जी आगे बढ़ते गए और आप लोगों ने भी सहयोग दिए उनको, अपना बिजली वहां से जला के इतना सुंदर नजरिया आपने बनाई। और पहले तो मैं आप सबको 8th तिब्बत सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में जो आए हैं डेलीगेट, जो बाहर से आए हैं, हिंदुस्तान के ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि में आप सबको स्वागत करती हूँ। और आज के मुख्य अतिथि द ऑनरेबल सिक्योंग साहब, या मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप सबको वैसे तो पता होगा कि परम पूज्य दलाई लामा जी ने जब से हिंदुस्तान में पाँव रखी, उन्होंने चरण स्पष्ट किया 1959,
उसी समय से उन्होंने जो सदियों से पुरानी हमारी तिब्बती राज चलाने का, जहाँ पे कि परम पूज्य दलाई लामा जी, जिनको हम भगवान बुद्ध, करुणा बुद्ध, भगवान अवलोकितेश्वरा के अवतार मानते हैं, और अभी जो परम पूज्य दलाई लामा जी हम लोग सब जानते हैं कि उनका 14th अवतार है। तो उन्होंने काफ़ी चेंजेस टिबेटन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटी में उन्होंने लाई, और उसमें से एक बहुत बड़ी चेंज था डेमोक्रेटिक चेंजेस जो हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने लाए। शायद विश्व में ऐसे पहली वो ऐसे एक राजा या कि ऐसे एक इंडिविजुअल है जिन्होंने अपना जो भी पॉलिटिकल पावर था उसको त्याग करके उसको अपने लोगों के बीच रख के एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस उन्होंने, जब अपना देश चीन की कब्जा में है, इन एग्जाइल उन्होंने ये करके दिखाया। और इस रूप में हम तिब्बतियों जो शरणार्थियों जो अपने देश के बाहर है विश्व में, तो एक इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू हम अपने पॉलिटिकल लीडर को इलेक्ट करते हैं, और हमारी इलेक्शन का प्रोसेस अभी चल रही है। और जो अभी कैबिनेट का टर्म है 5 साल की टर्म, इस मई पे ख़त्म हो रही है। और मैं आपको कहना चाह रही थी कि आज की मुख्य अतिथि सिक्योम पेनपा त्सरिंग जी को लोगों ने 60% से भी ज़्यादा वोट दे के अनअपोज्ड सिक्योम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दोबारा लोगों ने दिया हुआ है। और आज जबकि 8th कन्वेंशन हो रही है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत उचित है कि हमारी अभी तिब्बती निवासित सरकार एक ट्रांजिशन, जहाँ एक कैबिनेट का टर्म ख़त्म होके दूसरी की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमारी एक कंटिन्यूशन है। और लोगों ने 60% से ज़्यादा दे के अनअपोज्ड सिक्योम जी को इलेक्ट किया है, और वो आज हम सब के बीच है। और इसलिए जो भी निर्णय आप लोग लेंगे तिब्बत के लिए, तिब्बत को समर्थन देने के लिए, आगे साथ हाथ मिला के बढ़ने के लिए, तो मैं समझती हूँ कि उनका यहाँ होना आना तिब्बतियों के लिए भी बहुत मायने रखते हैं। और मैं समझती हूँ और आशा करती हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस को भी इसका बहुत ही बड़ा सहयोग मिलेगा। तो मैं उनकी आभारी हूँ कि आप हमारे बीच हैं। और एक तिब्बती होने के नाते, इस विश्व का एक नारी होने के नाते में इंडिया को ग्रुप और आप सबको तहे दिल से, जो आपने कल करके दिखाया, परम पूज्य दलाई लामा जी की लंबी आयु के लिए सब हिंदुस्तान वहाँ खड़े थे कल आप सबके बीच। तो हम लोग ऐसे ही देख के हमें भी इतना आनंद मिले। परम पूज्य दलाई लामा जी भी बहुत खुश लगे, शुरू से अंत तक एक एक को मिले। तो इस खुशी के लिए, इस पूजा के लिए मैं हम सब तिब्बतियों के तरफ से भी आप सबको धन्यवाद करते हुए उन सबको भी याद करना चाहूँगी कि जो फिजिकली हमारे साथ कल नहीं थे, जैसे कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर साहब, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर साहब, और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ समर्थन दी, आपके साथ थे, पूजा में साथ आपके साथ, श्रद्धा में आपके साथ थे। उन सबको और आप सबको फिर से मैं, जो आपने कल किया, जो पूजा आपने की, जो प्रार्थना कल आपने रखी, जो हमारी दिल के करीब था कि परम पूज्य दलाई लामा की आयु लंबे रहे। जब पहली बार परम पूज्य दलाई लामा जी हिंदुस्तान आए तो
केवल 25-26 साल की आयु में आए थे, और कल आपने दर्शन की उनका, उनको देखा आपने, अब 90 साल की आयु में है। तो ज्यादा साल तो उन्होंने हिंदुस्तान में ही बिताए, उनका कर्म भूमि हिंदुस्तान रहे। वो कहते भी है कि आई एम सन ऑफ इंडिया। तो वो सन ऑफ इंडिया के साथ देने के लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं अब अपनी जो एक दो बातें मैं रखना चाह रही थी, मैं पहले परम पूज्य दलाई लामा जी के चरण में कोटि कोटि नमन प्रार्थना करते हुए, क्रिमे साहब, पंकज जी, आप सबको पता ही है कि मार्च के महीने जो है तिब्बती मूवमेंट के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, मेमोरेबल और एक आस्था की महीना होते हैं। हम याद करते हैं, आप सब भी हमारे साथ थे 10 मार्च को 1959, और हम याद करते हैं ऐसी स्थिति जब बनी तिब्बत में कि परम पूज्य दलाई लामा जी को अपनी देश अगर वो ना छोड़े तो उनकी जान में भी खतरा थे। लोग चाह रहे थे कि वो ना रहे वहां, क्योंकि परम पूज्य दलाई लामा जी पर बसते हैं तिब्बत की आशा, और उन पे बसते हैं वो हमारी सोवरेन। ही इज द सिंबल ऑफ तिब्बत, ही इज द वॉइस ऑफ तिब्बत। तो जब तक वो सुरक्षित है तो तिब्बत सुरक्षित है। तो इसलिए स्थिति ऐसे बनी कि उनको तिब्बत छोड़ के आना पड़ा। आइए तो कहाँ आए, हिंदुस्तान आए, और हिंदुस्तान ने उनको खुले दिल से स्वीकारा। और मैं बहुत आभारी हूँ भारत सरकार के कि किस तरह हिज होलीनेस दलाई लामा और रेफ्यूजीज को रिसीव किया, और आज बहुत रेफ्यूजीज के लिए अपनी दूसरी घर जो है भारत ही है। और बहुत लोग, हम लोग जैसे जन्म ही यहाँ हुआ है, अगर कोई देश हम जानते हैं तो हिंदुस्तान को हम जानते हैं। तो इसलिए बहुत आभारी है, हम याद करते हैं। तो 59 में जब हम याद करते हैं 10 मार्च को, हमें याद करना चाहिए ऑल्सो कि न केवल भारत सरकार ने, पर भारत के लोगों ने, भारत की पॉलिटिकल पार्टीज ने उस समय याद करेंगे हम कोलकाता में 1959 में ऑल इंडिया तिब्बत कन्वेंशन जो कन्वेन हुआ था, आप भी उसका अभी भी आप लेख, जो भाषण, जो रेजोल्यूशन तब हुई थी, आप देखिएगा। चेयर हुआ था उस कन्वेंशन का लोकप्रिय नेता जयप्रकाश नारायण जी ने, और उनके साथ भी थे वहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और बहुत सोशलिस्ट के लीडर्स थ्रू आउट इन द टिबेटन स्ट्रगल हमारे साथ रहे हैं। उन सब के को भी मैं प्रणाम करना चाहूँगी। नाम एक दो याद करके अगर बताऊँ तो जी, राज नारायण जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, मधुलिमाई जी, जनेश्वर मिश्र जी, मोहन सिंह जी, सावनदास गुप्ता जी। और इन सब को मैं आज अगर एक व्यक्ति में देखती हूँ, वो जो धारा थे उनके, जो सोच उनके थे, वो मैं देखती हूँ डॉक्टर आनंद कुमार जी पे। मैं बहुत खुशी होती है कि डॉक्टर आनंद कुमार जी, सुरेंद्र मोहन जी, आप लोग सब इतने सालों से जुड़े हुए हैं। और उसी मीटिंग में और थी नेता, जो देश को राह दिखाने वाले नेता, दीनदयाल उपाध्याय जी। श्री दीनदयाल उपाध्याय जी भी उस मीटिंग में थे, जनसंघ की तरफ से थे। और इस कन्वेंशन के कुछ दिन के बाद में जनसंघ ने ऐसी एक रेजोल्यूशन बनाई, श्री दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो वो रेजोल्यूशन आज भी रेलेवेंट है भारतीय जनता पार्टी के
आरएसएस के लिए, और उस रूप में हम देखते हैं अपने भाई पंकज गोयल जी और साथियों को साथ। तो जो निंब लगाए गए थे उस समय, वो आज भी आगे बढ़ रहा है। तो बदला क्या है? बदला ये है कि चीन ने तिब्बत को कब्जा करके न केवल मानवाधिकार का हनन किया, बट उसकी नजर जो है तिब्बत तक नहीं रुकी, हिंदुस्तान के सरजमीन पर भी उसकी आंखें और इसके पांव आगे बढ़ रहे हैं। 1962 में रेजोल्यूशन रखे गए। हम लोग बीच में तो बहुत बात करते थे, याद करो याद करो। भारत सरकार सन 1962 को याद करो, रेजोल्यूशन रखे गए थे कि हर एक इंच भारत भूमि की वापस लिया जाएगा। और हम लोग ये भी याद करें कि उस रेजोल्यूशन जब रखा गया था संसद में, यूनानिमस था, प्रधानमंत्री कोई और नहीं थे, श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1962 के बाद में मैं समझती हूँ कि उनकी सोच देख में बहुत ही अंतर आया है। ये अफसोस की बात है कि उनके निधन जो है बहुत जल्दी उसके बाद हुई 1964 में, नहीं तो मैं समझती हूँ कि बहुत कुछ बदलना था। क्योंकि उन्होंने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके तुरंत बाद वो परम पूज्य दलाई लामा जी, यंग दलाई लामा जी को मिलते हैं, और जो उनके बीच में जो प्रेम है, स्नेह है, हम लोग उस YouTube वीडियोस में आज भी देख सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान, परम पूज्य दलाई लामा जी, तिब्बत, सत्य के साथ आप खड़े हुए हैं आज तक। और दूसरी बात जो नहीं बदले है वो ये है कि चीन ने न केवल कब्जा किया, तिब्बत को चीन तो बना ही लिया, अब तिब्बतियों को चीनी बनाने लगे हुए हैं। देश को तो खा लिया, लोगों के मन में कि तिब्बत, जब कभी भी कहीं भी आप चीनी पर्सन को मिलते हो, चाइनीज को मिलते हो, उसको तिब्बती साथ में रखिएगा तो वो बोलेगा हाँ ये तिब्बती है या कुछ है, ये तो चीनी नहीं है, हाँ चाइनीज नहीं है, तो चाइनीज नहीं है, देश उनका है। पर अब दो लोगों के मन में भी बदलाव ला रहे हैं कि तिब्बती तिब्बती बोलेंगे कि मैं तो तिब्बती हूं, मैं तो चाइनीज नहीं हूं। कौन सा तिब्बती बोलेंगे कि मैं चीनी हूं। बट ये अब उसका सोच बदलने का कर रहा है। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, इस सारे में वो जो है अब लॉज बना के, अब ना तो अभी तो नई और बहुत कुछ बना रहे हैं। तो इस सब में हमें चौकन्या रहना है। तिब्बत के 1 मिलियन से ज्यादा बच्चों, 2-3 साल के बच्चों को भी अपनी माँ से अलग करके इंडोक्ट्रिनेशन के लिए, चीनी बनाने के लिए, अपनी रूट्स को भूलने के लिए, इरेज करने के लिए। आप सोचिए, हम सब भी तो माँ है, पिता है, घर पे भी आएंगे तो शायद अपने बच्चे जो है हमारी अपनी भाषा ना बोल सके, अपनी संस्कृति को भी भूल जाए। तो ऐसी एक नैरेटिव भी बना रहे हैं। इस सब में हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और इसलिए मैं कहूँगी कि तिब्बत की हालत जो है अभी भी ठीक नहीं है। और हम आशा करते हैं, न केवल आशा या अपेक्षा, मैं तो कहूँगी कि हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं कि सही समय पे हिंदुस्तान उचित कदम जरूर लेंगे, सच्चाई के लिए, भारत के लिए, भारत माँ के लिए, तिब्बत के लिए उचित कदम आपको उठाना ही पड़ेगा। और आज की भारत विश्व में ऐसी एक भारत है कि जो मैटर करते हैं। जियोपॉलिटिक्स में भारत क्या कर रहे हैं, भारत क्या सोच रहे हैं, उस पर माने रखते हैं। खास करके तिब्बत के ऊपर भारत का क्या राय है वो माने रखते हैं। मैं याद कराना चाहूँगी ऐसी एक पंक्ति जो है, मैं ज़्यादा और
लंबी बात नहीं करूँगी कि मैंने कहीं पढ़ी कि माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनका एक किताब है हिमालयन चैलेंज करके, तो उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ लिखी है। तो उसमें उन्होंने एक कोट किया था, आज 12 मार्च है। आप सबको मैं ये बता दूं कि आज मैं जो होलिया पहन के आई हूँ आपके सामने, ये हमारी तिब्बतन वुमेन एसोसिएशन तिब्बतियों नारी का एक कलर और बेस है, जो क्योंकि 10 मार्च को तिब्बत नेशनल अपराइजिंग हुई थी, तो 12 मार्च को तिब्बतन वुमेन्स अपराइजिंग हुई थी। तो उसी को याद करके आज के दिन भी जहाँ भी तिब्बतीय वुमेन है, हम लोग आगे यही इसी बेस में आपको मिलेंगे ज़्यादा। तो हाँ, तो दूसरी बात एक हुआ था, ये 12 मार्च 1979 को कि सुब्रमण्यम स्वामी जी लिखते हैं उनकी किताब में कि वो कोट करते हैं कोई एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को और कहते हैं कि आज के ही तारीख में 1969 में जॉर्ज फर्नांडिस साहब और रशिया के उस टाइम की प्रीमियर गाड़ी में थे साथ, वो आनंद से बड़ौदा जा रहे थे शायद। तो फिर जॉर्ज फर्नांडिस साहब उनको कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो पॉलिसी रहा तिब्बत को लेके, वो पहले सरकारों ने जो किया था उसको बदलना चाहिए कि वो उचित नहीं हुआ था। तो ऐसे उनकी बात होते हैं। तो ये रशियन प्रीमियर अकॉर्डिंग टू दैट रिकॉर्ड कहते हैं कि अच्छा, हमें तो नहीं पता था ये, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी ने कहा, हमें हमारे साथ जब बात हुई, तो इंदिरा जी ने तो कहा कि जो चीन ने आक्रमण जो तिब्बत में किया वो ठीक नहीं था, उसको समर्थन नहीं करते थे। तो उसमें एक बात तो ये आती है कि ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रहा हो, थ्रू द लीडर्स हैव ऑलवेज हैड this true sentiment for truth, good wishes for Tibet। एक तो ये यहाँ से झलक आती है। दूसरी जो है, रशियन वाले कहते हैं जॉर्ज साहब को, और जॉर्ज साहब कहते हैं कि हाँ, तो अगर रशिया जो है तिब्बत को समर्थन दे और जो चीन कर रहे हैं वहाँ उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, तो विश्व में तिब्बत के लिए बहुत बड़ी एक जीत होगी उससे। तो रशियन वाले कहते हैं कि हमारी तो वो पोजीशन होगा जो भारत की पोजीशन हो। और सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस में जब भी तिब्बत को लेके बात हुई, तो ज़्यादातर देश जो है भारत के तरफ देखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम तिब्बतियों को भी जानना चाहिए और हिंदुस्तान को भी प्लीज, ये है कि फ्यूचर ऑफ तिब्बत इज इंटरलिंक्ड not only with the security of India, our futures are interrelated. So therefore, an appropriate step at an appropriate time is needed for Tibet, for India, and for the world at large. And मैं समझती हूँ कि समय ऐसे आ गए हैं, और मैं अपनी बात अब समाप्त करूँगी, but with the words of बाबा साहब अम्बेडकर जी। मुझे इस बात की दुख है कि जब भी हम याद करते हैं उन सब लोगों को, जब और कमाल की बात होता कि अगर परम पूज्य दलाई लामा जी और उनके मिलन होता तो क्या होता दुनिया में। भारत रत्न वो बने, आपने परम पूज्य दलाई लामा को जी को करुणा रत्न कर दे, और मैं कहूंगी कि ये दोनों विश्व रत्न है।
और बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा, केवल 1959 में नहीं, 1949 से ही बाबा साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि शब्द मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इन 1949 instead of giving recognition to China, India should have given recognition to Tibet, and today we will not have any Indo-China border conflict. ये बाबा साहब की बात जो है इसमें, और उनका तो सब नेताओं की बहुत विचार आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिएगा कि उनमें जैसे जॉर्ज साहब का बात होते हैं, तो ये हमारी आई फील वेरी फॉर्चुनेट दैट वी वर ऑल देयर टू सी सच अ ग्रेट लीडर्स। तो समटाइम्स पीपल यूज्ड टू से जॉर्ज साहब तो वेरी ग्रेट सपोर्टर ऑफ टिबेट, yes, and I say yes, but a great son of India, that is why he support Tibet. तो यही बाबा साहब का बातें थे। और आज हम आवाज सुनते हैं, और अरुणाचल प्रदेश से भी कि चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि भारत का तो कोई सीमा ही नहीं है चीन के साथ। और ये जो है कि इस शब्दों में न केवल इतिहास है, सच्चाई है, बट ये ऐसी भी एक बात है जिसमें हमें पोजीशन लेके कदम आगे उठाना चाहिए। और मैं याद प्लीज करना चाहूँगी हमारे हिमालय क्षेत्र से भी सिक्किम का छगेल जी, उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत क्लोजली हिज होलीनेस दलाई लामा जी के इंस्टीट्यूशन के साथ सदियों से साथ में रहे। कुशोक फकुला रिम्पोछे जी, उसी प्रकार लामा लोब्जांग जी, आज के दिन में लामा छोस्पेल जोतपा जी, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, हमारे बीच नहीं है, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनका हेल्थ आप बहुत जल्दी रिकवर करें। हमारे हिमालय क्षेत्र के जो बुद्धिस्ट की जो एक लीडर में से आप भी रहे, तो हम सबको साथ मिलके वो सारा जो विचारे थे उनको अब हम कैसे करके संपूर्ण करेंगे, हम उसको कैसे करके फुलफिल करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी तरफ से ये इंडिविजुअल वाली बात नहीं है, बट आज तिब्बती निवासित सरकार जो है एक कंटिन्यूएशन में खड़े है। ये एक बहुत बड़ी मैसेज है, मैं समझती हूँ। और आप लोग सब भी यहाँ हैं, तो साथ में कैसे करके आप आगे कर सकते हैं, इस सब पे विचार होना चाहिए। और आई सी दैट यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ टॉक। और लास्ट एक्चुअली मेरी बातें में शायद नहीं आना था, फिर भी क्योंकि रघुवीर सिंह बाली जी का थोड़ा जिक्र हुई है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके पिता बाली जी भी हमारे साथ तिब्बतियों का साथ रहे, और उनके ही वजह से हिमाचल प्रदेश ऐसी एक स्टेट है जहाँ पे तिब्बती शरणार्थियों को राजीव गांधी आना योजना में डाला गया। पहले वो पॉलिसी, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी से पहले उन्होंने किया। और जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे, तो जो टांडा में मेडिकल सीट्स वगैरह हुए उन्हीं के बदौलत से उस समय हुई। और मैं बहुत उनकी राह में भी देख रही थी। आज बहुत दूसरे कारणों से वो नहीं है हमारे बीच, बट मैं समझती हूँ कि उन सबको भी साथ लेके और जिस तरह आप चल रहे हैं आगे, ये बहुत ज़रूरी है। मैं once again I would like to thank the leadership of R.K. Khimia ji and the core group, people like पंकज गोयल जी, अपनी छोटी भाई हैं, बहुत करीब से हम काम करते रहे हैं साथ में। और आप सबको मैं दोबारा धन्यवाद कहना चाहूँगी। अरविंद जी, आप सबको जो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, ओके, जितना अगर नाम लूँगी तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा याद दिलाया पंकज जी ने कि हिमाचल में
ऐसे रहा है कि सरकार 5-5 साल में बदलते हैं, बट हमारे लिए जो है उस बदलाव से कुछ बदलाव नहीं आते। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, we are very grateful that the same kind of relation, friendship, protection, guidance we have always been getting either at the center or at the state level. And over the years, कुछ ऐसे भी है जो परम पूज्य दलाई लामा जी के बहुत बहुत करीब रहे। राजा वीरभद्र सिंह जी को भी हम याद करते हैं। उसी प्रकार जो है शांता कुमार जी धूमल जी को मैं नमन करना चाहूंगी, प्रणाम करना चाहूंगी और आशा करती हूँ कि हम लोग सब आगे सबको साथ लेके सबके मार्गदर्शन में हम लोग आगे चले। जय भारत, जय तिब्बत, जय जगत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गिरी डोलमा जी। आपने तिब्बत के इतिहास, तिब्बत की संस्कृति और तिब्बत के संघर्ष के बारे में बहुत ही विस्तार से, कम शब्दों में बहुत कुछ हमको बताया है और मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूँ कि हम यहाँ से जाने के बाद जो भी इन 2 दिनों के भीतर हमें सुनने को मिलेगा या जो हम योजनाएं सब मिलकर के बनाएंगे, उनको हम सब क्रियान्वित भी अपने अपने क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसको पूरा कराने का प्रयास भी करेंगे। तो मैं अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत ही अच्छे से हम सबका मार्गदर्शन किया है। अभी बहन जी ने बताया ही था कि सरकार का तिब्बतियों का चुनाव चल रहा है, नई सरकार बनने की ओर अग्रसर है। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात ये जो बताया कि सिक्कियों का चुनाव तो हो ही गया, क्योंकि जितने मत मिलने थे उससे अधिक मत मिल गए। इसलिए जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है वो होगा, लेकिन ऑफिशियल रूप से। बाकी आप अगले कार्यकाल के लिए सिक्कियों तो बन ही गए हैं। तो इसलिए हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उनका अभिनंदन करेंगे और मैं अपने कन्वीनर आदरणीय R.K. खिरमे जी को ये निवेदन करूंगा कि निर्वासित तिब्बत सरकार के दूसरे सिक्कियों चौथे कार्यकाल के लिए जो नियुक्त हुए हैं हो रहे हैं, ऐसे पेम्पा शेरिंग जी का हम सभी ध्वनियों से अभिनंदन करेंगे और R.K. खिरमे जी खतक बनाकर अभिनंदन करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां रुके नहीं, तालियां बजती रहें। और ये स्पष्ट रूप से चीन को एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है। इसलिए भारत और भारत की जनता सिक्कियों जी के साथ है, ऐसा हम सब विश्वास दिलाते हैं। तिब्बत समर्थक समूह जो भारत का है, भारत की ओर से ये हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं, पूरा भारत, भारत की जनता आपके साथ है। बहुत बहुत बधाई आपके दूसरे कार्यकाल के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने आज के मुख्य अतिथि और चौथे कार्यकाल के लिए जो सिक्कियों अभी बने हैं, ऐसे आदरणीय पेम्पा शेरिंग जी, आप मंच पर आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय पेम्पा शेरिंग जी। Very, very warm greetings to all our friends who have gathered here. And thank you very much for expressing your congratulating me for winning the elections. I tried to bring some morality back into politics. Of course, I cannot repeat what Professor Samdoro Muche did. Some people were writing to me after the election result that, oh, this is historic. It's for the first time that we don't have to go through the runoff, second round.
And I said, there is no record to be broken, because Professor Samdor Rinpoche had broken all the records. Way back in 2001, Professor Samdor Rinpoche didn't announce that he was standing for Kalantripa at that time. And the election rule says that there had to be two candidates. So the other candidate also said that I am standing to fulfill the provisions of the election rules. So we had to go through two rounds, but of course, Rinpoche won with more than 80% in the first term, and later he won with more than 90% in the second term. I got only a little more than 61%, so it's nothing compared to what Rinpoche got. There's no record to be broken, but it's good to know that people have really appreciated what we have been doing in the last 5 years, and we will continue to do this. We are committed to doing this. We are all here because of His Holiness the Dalai Lama. When we started planning the 90th birthday of His Holiness the Dalai Lama since last year, we have been thinking about who should be invited for the different official programs that we organize through the year. And this March, we decided that we will invite all the Tibet supporters from all around the world. And it so happened that the suggestion came from the Department of Information International Relations and the Cabinet, and the organizing committee of the 90th birthday decided to also have the special International Tibet Support Group Conference. And that was followed by what Krimeji already explained about what processes has followed for all of us now to be able to gather here. So you know about me, I was born in Karnataka. In Kannada, we say, na manine maga. Any Karnataka? Anybody from Karnataka? Yeah, it's few. So that is the slogan, son of the soil. When you're in Karnataka, you say, I'm son of Karnataka soil, but we are all son of India. So I was just like many of us here in India were born in India, so we naturally feel we are Indian in that sense. And culturally, religiously, psychologically, our religion came from India, our script came from India, our religion, the culture is also dictated by the religion that we follow, so we don't feel no different in terms of thinking psychologically with the Indian people. So I never felt that I'm not an Indian in that sense, and also never felt that I should not be taking responsibility for Tibet. That since I'm a Tibetan, I have to take responsibility for our people and for our nation. So this is what shaped our mind from our childhood till now. And His Holiness it's because of His Holiness leadership that we are here. We have, since you have gathered here, I thought I will get a little more time to speak, but when I looked at the watch, it was already 10:30 plus. So even the slotted time for me, 30 minutes, has shortened by about 10 minutes. So I will try to speak within the 20 minutes that is given to me, because meetings has to be held on time. Then you really value time. Otherwise, you don't value time. Then सब बोलते हैं चलते रहेगा, इंडिया में सब चलते हैं, फिर ऐसे चलते चलते रहेगा में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. तो प्रोफेसर सामदून रिम्पोचे, हमने तो प्रोफेसर सामदून रिम्पोचे से जितने हो सके सीखने का कोशिश किया. तो रिम्पोचे ने भी कहीं और से सीखा और हमसे बोलते रहते हैं कि जब मीटिंग में जाना है तो 5 मिनट पहले जाओ, खाने में जाना है तो 5 मिनट लेट जाओ. तो यहाँ खाने में लेट पहुँच जाते हैं, खाने में पहले जल्दी पहुँच जाते हैं, मीटिंग में लेट पहुँच जाते हैं, तो वो उल्टा हो जाता है ना. ये भी है. तो वी हैव अच्छी, तो आप यहाँ आए हैं, हमारे समर्थक कर रहे हैं, तो आपको भी ये बनता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये समझना चाहिए कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं निर्वासित सरकार में. तो उसकी वजह I will speak a little bit on this. We have two main responsibilities. One is to resolve the Sino-Tibet conflict, because we don't call it Tibetan issue. Issue could be anything. दो लोगों के बीच में issues हो सकता है, दो communities के बीच में हो सकता है, दो nations के बीच में हो सकता है. मगर उस issue को सही दर्जा देने के लिए वही नाम लेने से India-Tibet dispute या India-Tibet conflict, वो लेने से it gives the right status
to that issue. So we call it the Sino-Tibet conflict. So we have to try to seek a resolution to the Sino-Tibet conflict. It has been 66 years since we came into exile, more than 70 years since China occupied us. So from the time His Holiness the Dalai Lama came here, one, of course, is the resolution of Sino-Tibet conflict. The other is, unlike any other democracy in this world, we are the only democracy in exile with a fully functional democratic polity. There are other exile governments, but they don't have social welfare activities like we have to do here. So these are the two main responsibilities. So on the social welfare front, you know that we are distributed in more than 37 locations in India alone, from northeast to west to North India to South India. Most of us are in South India, in the state of Karnataka. I used to repeat this story. There is a story behind this. When His Holiness the Dalai Lama came to India way back in 1956-57, during the 2500th Buddha Jayanti, we follow what is called as the Nagarjuna tradition of Buddhism. And the founder of the Nagarjuna, Nalanda tradition, and the founder of Nalanda tradition is Nagarjuna. So when His Holiness visited India in 1956, His Holiness went to Nagarjuna Konda, the birthplace of Nagarjuna, for pilgrimage, and on the way he had to stop over in Bangalore. At that time, His Holiness met with Nijalingapaji, and from that time onwards, they became friends. And later, when Pandit Nehru wrote to all the chief ministers as to who would be willing to provide land for Tibetan rehabilitation, Nijalingapa was the first to offer land for 3,000 acres of land for 3,000 Tibetans. My parents happened to be one among them, and I was also born in that first settlement, Bailakupi in Karnataka. We requested for more and more, and now we have about 5 settlements in the Karnataka state. So we are scattered across 37 locations, more than 9 locations in Nepal. So we have to take care of the community here. So one of the things that we need to do, the foundation of the Tibetan struggle is the Central Tibetan Administration, which His Holiness set up not immediately after coming into exile. His Holiness introduced democracy as early as 1960. And I think Dolmaji already talked about this. I won't go into too much details, but first 30 years was a little difficult, 1960 to 1990, because our people had no idea what democracy meant and what organizations, institutions do you need for a democratic setup. So all the things that you saw in the last few days in the Kanjen Kishong area were built in over the last 65 years, brick by brick, one by one, slowly, slowly, over the years. And this is where we have reached now. And since 2001, His Holiness started talking about semi-retirement. And since 2011, then His Holiness devolved all his political and administrative responsibilities. And now, my predecessor worked for 10 years. This is my first term. We'll continue the second term. As Goyalji said, the inauguration will take place by May 27th of this year. And then by May 28th, 29th, new parliamentarians will also take oath of office. They will select the speaker and the deputy speaker, then we'll meet for 2 days. And I will have to nominate the ministers for the next cabinet. And that is how the new cabinet will become. I'll have to spend a little time with the new cabinet. Then if we get ministers for all the departments, then I'm sure we'll find more time to visit many more places in India, unlike before. So these are some of the things that we'll talk about, what we need to do into the future. So then if you look at what Chinese government is doing under the present leadership of Xi Jinping, the whole policy is geared towards if there are no nationalities, there won't be nationality issues. So how do you make sure that there are no nationalities? You cannot kill all the Tibetans, you cannot kill all the Uyghur people. So they are striking at the very root of our identity, which Dolmaji already talked about in the form of colonial boarding school. You will already be, some of you have already discussed that in the International Tibet Support Group Conference, and you will be taking up these matters also in the next 2 days, so today and tomorrow. So I won't be talking too much about the situation inside Tibet. But what we have been working towards
in the, because if there has to be a resolution to this Sino-Tibet conflict, it can come only from China. That's the truth. We have to keep this truth in mind, because no NATO is going to come to fight for Tibet, no US is going to come, or Indian government is going to fight for Tibet. So it has to be a non-violent, and we follow the policy of middle way, which His Holiness proposed. Larger number of Tibetans supported and unanimously approved by the Tibetan Parliament, even way back in 1997. And His Holiness reiterated that he will continue to follow the middle way policy. So right now, what we are doing, what we are telling the international community is that we keep talking only about middle way. We have not been able to gain the traction that we needed on middle way. So that is why, while we follow the policy of middle way, we decided to change our strategy a little bit by focusing on the ends. When His Holiness says middle way, Madhya Marg, then there are ends. Without ends, there cannot be middle. So one end is the historical status of Tibet as an independent state. And the other end is the present continuation, the present situation of occupied Tibet under the repressive communist government. So we are trying to seek recognition for these ends to gain value or leverage for the middle way. That is why we decided to adopt this, and we worked for 2 years with the United States government and got this Resolve Tibet Act passed, which talks about, because China always says Tibet is not a problem. So this law says that Tibet is yet to be resolved conflict or dispute. And the law also says that it needs to be resolved under international law. The law also says that Tibetan people have the right to self-determination, which is very much in line with the 1961 UN resolution on Tibet. The law also talks most importantly about the history of Tibet, because China keeps telling the world or asks the world to say that Tibet is part of People's Republic of China. Right? So the law says that China's false narrative on Tibet, that Tibet has been part of China since ancient times, is not accepted by His Holiness the Dalai Lama, and the US government also does not accept this. And some other parts of the law also talks about countering China's false narrative on Tibetan history. And the law also describes the map, the geography of Tibet. It's not just Tibet Autonomous Region, which China calls as Tibet, but it's the whole of Tibet that includes traditional provinces of Kham and Amdo. So this is what that law talks about, and this is what we managed to achieve with the United States government. Now we have to work with like-minded countries. Some of the things that I was suggesting, even to all of you, in India, when they print the map of India, they print only Tibet Autonomous Region. We have to bring more awareness on where we stand on Tibet and where Indian government stands on Tibet, and what defines Tibet as a territory, and what defines Tibetans as a people, and what defines Tibet as a nation with a civilization that's very rich, that has potential to spread more peace in this world. So when we cannot, right now, under the present policies of Xi Jinping, there does not seem to be much possibility or consequential things that could happen out of the back channels that we have right now. So the only alternative thing we can do is to reach out to the international community. When we reach out to the international community also, we know for a fact that every nation has their national interests first. Even for India, India's national interest comes first. If it's Tibet that concerns also India's national security, then it comes second. But then, again, how do we align our national interest, Tibetan national interest, with that nation's interests with whom we are trying to seek support from? So how do we do that? How do we do that politically, on environmental issues, on religious freedom issues? So there are many ways of getting there. And these are the tools that we are using to reach out to different governments to see what can be done. So on political things, we are working at 2 levels. One is on His Holiness reincarnation. Of course, the first community that concerns His Holiness reincarnation is the Tibetan community. Tibetans inside Tibet cannot express themselves. So what we have been doing here by the 16th Cabinet is to get the Tibetan community together
to write to His Holiness, because one thing that His Holiness has been saying consistently since 1968 is that whether there should be a next Dalai Lama or not will be decided by the Tibetan people. And this has remained so. This has not changed. And this is exactly what happened, because the Tibetan diaspora community wrote to His Holiness to continue the Kandem Phora institution and for his rebirth, for his reincarnation. So because of which His Holiness issued a statement on July 2nd of last year, just before the 90th birth anniversary, that there will be continuation of the Kandem Phora Trust of His Holiness the Dalai Lama, and there will be a continuation of the next Dalai Lama, and the Kandem Phora Trust of His Holiness the Dalai Lama will be responsible for the selection of the next Dalai Lama whenever that time comes. In the meantime, His Holiness keeps saying that I will live for another 2 decades and more. There are propitious pre-signs that this Dalai Lama will live very long, up to 113 years of age. And His Holiness himself is committed to living very long. So till this Dalai Lama is alive, there's nothing that the Chinese government can do. So we have also come out with our own strategies as to how to counter China's position. China has 3 positions on His Holiness reincarnation. One is that His Holiness, the 15th Dalai Lama, they will search for the reincarnation within China, which means within Tibet. So they are asking the Dalai Lama not to be reborn outside Tibet or China. So who is a communist government that does not believe in religion to order a religious authority not to be reborn or to be born somewhere else? So to that, His Holiness' response is very simple, that I will be born in a free world. As simple as that. And the second position of the Chinese government is that by tradition you have to use the golden urn. This was supposed to have been introduced in 1793 by the Qing dynasty, when they had little influence over Tibet. Now, when we go into history, both Chinese history and Tibetan history, we couldn't find any evidence of the so-called golden urn. My argument to the Chinese government is, before 1793, there have been 8 Dalai Lamas. Were they not chosen through the traditional means? There was no talk of golden urn. Even if the golden urn had to be used, it had to be used for the 9th Dalai Lama, which was not. That was supposed to be immediately after 1793. So these are tools that the Chinese government are trying to bring in. They use the golden urn for the 11th Panchen Lama, not recognizing the boy recognized by His Holiness, but they appointed their own. They played this political game to have their own boy as the Panchen Lama, and today they are still struggling to get a recognition from the Tibetan people inside Tibet. And the third position is that it should be finally signed by the Chinese government. So an atheist government who does not believe in any religion, that's why His Holiness' response to this has been very, very simple and very humorous. And His Holiness says, if the Chinese government is really serious, they should study Tibetan Buddhism first. Believe in the philosophy of life and death, life after death. And His Holiness adds that if they are really serious, they should look for Mao Zedong's reincarnation first. Deng Xiaoping second. Now even Jiang Zemin is not with us today. If they are really serious about reincarnation, they should look for their own reincarnation. Then His Holiness says, maybe the Dalai Lamas. So I tell the Chinese government that message that His Holiness is going to live long is for them, because they have been waiting for this Dalai Lama to die. So we have been working with the Tibetans. We have been working with the larger the Tibetan Buddhist world. We have been working with the larger Buddhist world for the first time last September. 12 countries, 1,000 Buddhists from 12 countries, including many Theravada tradition, came to Dharamsala, conferred on His Holiness the title Supreme Patriarch of the Buddhist world. So it's coming from the Pali tradition. It does mean a lot to us. And now we are working with governments. US already has a law called the US Tibet Policy of 2002 that has been amended to 2020, Tibet Support and Policy Act. And in that they have added the element of His Holiness reincarnation, and also says that any Chinese official who would be responsible for choosing the next Dalai Lama on the orders of Chinese government would be sanctioned by the US government. So on similar lines, we reached out to UK, we reached out to Germany and others. So last year by July 6th, we had Germany, UK,
France, Holland, Iceland, Estonia, and Lithuania, 7 countries coming out with a joint statement on His Holiness Reincarnation in supporting our position. And last November, we attended the Alliance 18 conference on religious freedom, and that represented about 38 different countries. They also issued a declaration on His Holiness Reincarnation. So these are testimonies of what the free world wants regarding His Holiness Reincarnation. These are evidence that we are collecting from all quarters. This is what we are preparing for, and we need support from every Indian community, big or small, to express your wish also in the same direction. So that will put us on the same platform. The other one is the one which I already talked about, the Resolve Tibet Act. So this, we have to now work with other like-minded countries, particularly UK. With the Indian government, we do have a very good relationship. We do have a very transparent relationship. And I keep saying, Tibetans have this saying that when children have problems, then they have nowhere to go but to their parents. So for us, Government of India is our parent, and you are our brothers and sisters. So whenever we land in trouble, Indian government is there to help us. And I've always said we don't exist if it is not for the Government of India. Central Tibetan administration does not exist if Government of India decides that we should not exist. But you know, the policies of the Government of India since independence or before independence, Government of India organized the Asian Relations Conference to actually bring in the Tibetans as an independent country. There was a lot of, I think Sarojini Naiduji had to face a lot of opposition from the Chinese delegations, but Indian government before independence insisted on Tibetan participation at the Asian Relations Conference. But unfortunately, we were not up to the mark. We were not able to take opportunity of that time. And then, of course, after independence, Indian government inherited all the international treaties that British India had signed with all the neighboring countries internationally. And then by 1954, India signed these trade relations with India, with China, and talked about Tibet being a region of China. And by the time there was, after 62 war, there was no diplomatic relation. Then when Rajiv Gandhi ji went to China, 86, 87, then Tibet, the statement was Tibet is an autonomous region of China. And then that was, same thing was followed during Narasimha Rao ji's time when he visited China in 1993. The same statement was repeated. Then in 2003, when I was there in Delhi as the director of Tibetan Parliamentary and Policy Research Center, India adopted this policy that Tibet Autonomous Region is a part of the territory of the People's Republic of China. So at that time, we did a seminar whether is Tibet sold out or not. So the statement that came from the Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee ji, in the Parliament also spoke volumes. He said, he started with the words, "Mujhe peeda ho raha hai," I'm pained. So India also has its interest, we all understand that, but Indian people are behind us. A lot of politicians, when they are in the opposition, of course, they are much more vocal, but when in the government, they have to be more careful. There are too many things on the table right now between India and China. We understand that, but at the same time, we expect India to be more pragmatic. Right now, so many things happening. Now, just yesterday or day before yesterday, there was this news that India is going to open up investment for neighboring countries without having to seek consent from the ministry. So that also opens up a lot of space for China to come into India. Right now, China needs Indian market. Also, India also needs some component from India to develop itself. So, but Indian export to China is not increasing as much as imports into India. The gap is growing. So I'm sure Indian authorities are looking at those angles also. And now with the renewed traction in the relationships, Chinese Communist Party officials are also coming into India, which we already know. They meet with political leaders here, including the RSS, Congress Party. So they do party-to-party relations, and also they say that this is
uncompromisable on Tibet. So if you have to listen to everything that the Chinese government has to say, then we will not be able to move. India, like any other free country, will have to stand up for the values that it so cherishes. Otherwise, tomorrow, freedom would be knocking on your door as well. Because China is not only talking about China these days, China is talking about global initiatives, global civilizational initiatives, global security initiatives, global developmental initiatives, and they want to redefine everything what the world is saying now with the changing global politics and global order right now. China is having a big play in all this, but then we should also understand that China is not as monolithic as some people think. There are a lot of chinks in the armor, and we will need to strategize. So some of the things that we will be doing, of course, is to reach out. I was in Guwahati last year. Professor Swamdeep Datta, Tashila worked with the local Tibet supporters. We also had BTSM for the Tawang Yatra. Then I was in Lucknow. When in Lucknow, the Vice Chancellor of the Lucknow University was also mentioning that there used to be a Tibetan section in Lucknow University. Now, once after the professor died, the department has also died with it. So they were also talking about resumption. So if there could be Tibetan studies section or departments in the universities, because there's a lot of interest. If you have to support Tibet, you have to understand your neighbors. You have to understand Tibet. So when we go there, we have to speak the basics. We have been living in India for 65 years, and we believe that Indian people know about Tibet, but unfortunately, it's not the case. So we have to create more awareness, particularly at the university levels, and we will be definitely spending more time to reach out as much as possible at every level. And it's not just us going to universities and speaking, because the reception in universities were very good. But then again, if there is no follow-up to recruit younger generations of Indians into the Tibet movement, then we remain where we were. So we have Professor Anand Kumarji here, to whom I personally have a lot of respect. Surendra ji, Vijay Kranti ji, all of our old friends like Dr. N.K. Trikha ji, Kulbhushan Bakshi ji, all of them I remember when Professor Samdaram ji used to come to Delhi. That's how the core group started. The concept of whole core group started from there. And wherever we are, we have always sought support of all the political parties. As Madam Dolma said this morning, we have enjoyed support of all, irrespective of what ideology you follow. In the United States also, the situation is very toxic. But when it comes to Tibet, all the Republicans and Democrats are able to come together, largely because of His Holiness the Dalai Lama. In Canada also, we have the blocs, we have the liberals, we have the conservatives, we have everybody as our supporters. In India also, it's all-party Indian parliamentary group for Tibet. In UK also, it's all-party parliamentary group for Tibet. So in India, it's all-party parliamentary forum for Tibet. So it's always been all-party, and we have to keep the larger objective of Tibet in mind, not enter into, unnecessary discussions which may lead to nothing. But instead it helps in disintegrating our efforts. So we'll have to pool all our energies. I've always been saying it's not something that one person or two person can do. It's not something that Sikyong can do, not something that Kashak alone can do. We need support of everybody. The Resolve Tibet Act that got passed through in the US Congress, everybody put in effort, by Tibet supporters, by the lobby groups, and everything. So maybe we'll also have to rethink about how to do our advocacy. How do we reach out to members of parliament, not necessarily only in Delhi, from the place where you live, from your town to all the members of parliament. If you are able to reach out as much as possible, then at the center we have the whole lot of numbers. Otherwise, Indian politicians are so busy with domestic politics that they don't have time for international politics. So it's very important that we have to reach out and explain to them about the basics. If they understand the history of Tibet, the geography of Tibet, then they will understand why Tibet is important for India. It's not enough to say, oh, Tibet is
important for India's security, why it is important for India's security. Those needs to be underscored and understood and made available to the students for them to know. And I know that we have to create many more materials. This is also AI times, so we are getting a lot more proposals from different groups. Just few days ago, one group came from Lucknow, an AI company who have created certain things and wants to work with us to create more things on Tibet and its culture and religion and all that. So we are looking at interesting times. We are watching the world situation. There may be situations which we have not projected in our mind earlier. So one of the things that we will be doing is looking at different scenarios for China. You know, under each scenario, what are the possible opportunities and what are the challenges for us? And what do we need to prepare from now itself, you know, for that, to be able to seize that opportunity. The opportunities, the windows of opportunities could be very, very short. So we have to learn to strategize all this. Even in India also, if now you are all here, for the next 2 days you are here, so irrespective of which group you are coming from, if we can all strategize on a common thing, that this is something that we will try to achieve during this year. We will try to reach 10 members of parliament from our state. Explain to them about Tibet. When they are in Delhi, they will be able to support the Tibet, or they will be able to join the parliamentary group for Tibet. These are certain things which are tangible in nature, where you have members of parliament who are actively involved in promoting the cause. So I look forward to, I think, this opportunity for us to meet with His Holiness, seek his blessing, is a rejuvenation of our commitment to the cause. And many of you have come from so many different states. I really appreciate your presence here. I hope the International Tibet Support Group Conference was successful. And drawing on those lines, if we can also align our efforts in that direction, that would be useful. And specifically within India, if we can impress on the media and government officials to use the whole map of Tibet as Tibet. China is not going to harm you over that. China may have its position, but then that does not necessarily mean to say that you have to follow everything what Chinese government says. So if that is the case, then it's a whole different story. You know, so we have to stand up, and China will respect only strength, not weakness. Anybody who has dealt with China will tell you that. So India will also has to show its strength. And I remember Professor Samdong Rinpoche at one of the Indian Tibet support. I'll close with this. I'm sorry I took more time. Rinpoche in Chandigarh, that was many years ago when I was working at TBPRC, and Rinpoche talked about soft power and hard power, and he talked about India's soft power. Yeah, and he went into Ramayana and mentioned about the story when Lakshmana got hurt. Hanuman was so grieved that he forgot that he could fly and pick mountains. So Ram had to remind Hanuman that you could fly. So Rinpoche also said at the conference that we Tibetans are reminding the Indians that aap chhalang laga sakte hain. Indian soft power goes beyond many other civilizations, whether it's Hinduism or Buddhism or Jainism or any Sikhism, any religion that originated in India had spread to so many countries in Southeast Asia, East Asia. India's soft power is unlimited if only Indians knew how to use it properly. And I'll close with that Rinpoche's statement. I always appreciated Rinpoche's depth of wisdom. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विम्पा शेरिंग जी। आपने हम सबका बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन किया, उसके लिए पुनः सबकी ओर से, सभी तिब्बत समर्थक समूह के सभी कार्यकर्ताओं सदस्यों की ओर से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें बहुत अच्छे से विषय पर जानकारी दी। अब मैं एक पुस्तक है तिब्बत एक दृष्टि, उसके विमोचन के लिए मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को निवेदन करूंगा कि उस पुस्तक का विमोचन करें आप। और भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री
श्री एडवोकेट रविंद्र गुप्ता जी, ये भी मंच पर आ जाएं। मैं एक बात और ध्यान कराना चाहता हूँ। मैं पिछले 20 वर्षों से लगभग कोर ग्रुप के साथ जुड़ा हूँ और मैंने वास्तव में वो दिन देखे हैं जब तिब्बत की आज़ादी के लिए या चीन के विरोध में जंतर मंतर पर मूवमेंट होता था। तो उस समय आदरणीय आनंद कुमार जी और डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी जब जंतर मंतर पर भाषण देने के लिए आया करते थे तो बहुत कुछ ही संख्या में लोग होते थे, लेकिन ये लोग उस समय भी पूरे उत्साह के साथ में, इनको ये नहीं लगता था कि सामने 10 लोग हैं कि 12 लोग हैं या 15 लोग हैं। जिस प्रकार हजारों लोगों को संबोधित करते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ में, ये तब भी वैसा ही संबोधन करते थे। और अभी अगले सेशन में आपका संबोधन हम सभी को सुनने को मिलेगा। तो मैं इनका पहले ही आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे महापुरुष आज हम सबके बीच में हैं। अब मैं आग्रह करूंगा कि पुस्तक के विमोचन के लिए अब ये त्रैवार्षिक 8वां तिब्बत समर्थक समूह का ये उद्घाटन कार्यक्रम है, ये अब समापन की ओर है, ये पूर्ण हो रहा है। तो इसके पूर्ण होने पर मैं अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं अरविंद निकोसे जी को, जो हमारे कोर ग्रुप के को कन्वीनर हैं, सह संयोजक हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर कि वे आएँ और धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय अरविंद निकोसे जी। आदरणीय शिकियोंग पेनपा शेरिंग जी और मंच पर आसीन श्रीमती ग्यारी डोलमा जी, आप सभी यहाँ अपना कीमती समय निकाल के ये 8वां तिब्बत समर्थक समूह का सम्मेलन के लिए संबोधित करने आए। मैं आपका कोर ग्रुप के ओर से और सभा मंडप में बैठे सभी सपोर्ट ग्रुप की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। वैसे ही हमारे खिरमे साहब, आर.के. खिरमे जी और पंकज गोयल जी, वैसे तो हम लोग आयोजक में से है, कोर ग्रुप से है, फिर भी इन्हीं दोनों का मैं आभार प्रकट करता हूँ और ये उद्घाटन समापन का कार्य समापन हो गया ऐसा मैं घोषित करता हूँ।